Good evening, everyone. I hope you all are doing well, and thank you for joining us. This is sharp 5 by my clock. So I think we should start today's workshop. तो मेरी ऐसी आशा है कि पीछे हमने वर्कशॉप में जो किया वो आप लोगों को मदद किया होगा, आप लोगों से अपनी लाइफ करने की कोशिश भी की होगी और बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, कहीं ठहराव आया होगा। तो आज इसी ठहराव को और आगे लेके चलते हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप और हमारे जैसे लाखों लोग फेस करते हैं, वो है वोकैबुलरी, राइट। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं कुछ छोटी सी 2-3 चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो ये कि जैसा मैंने आपको पहले वर्कशॉप में भी कहा था कि ये वर्कशॉप पूरी तरीके से क्वालिटी पर खरी उतरना चाहती हैं। तो हम चाहते हैं केवल वही लोग वर्कशॉप से जुड़े जो सच में इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और आगे तक इसको कैस्केड करने की हिम्मत रखते हैं। तो इसीलिए हमने एक छोटे से पैटर्न पे काम करने की कोशिश की है। आप सभी लोगों ने मिशन किया है, आप वर्कशॉप को एंड तक अटेंड करें। 100 लोग इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़ पाएंगे और बाकी डायरेक्ट जो लाइव चैनल है उस पर इस वर्कशॉप को देख पाएंगे। अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द वर्कशॉप, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप यूके थ्रू जुड़े हैं तो कोई भी क्वेश्चन है वहाँ लिखिए, हमारी टीम वहाँ कर रही है आपके सारे आंसर है। तो जैसा हम शुरू से करते आ रहे हैं कि वर्कशॉप का हाफ वी डू टॉक अबाउट द कंटेंट एंड हाफ about the issues, the real time challenges which you face related to a particular topic. एक चीज जो मैं बहुत साफ तरीके से कहती हूँ कि ये वर्कशॉप कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग पर आधारित है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर आधारित है। रूल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को बहुत हद तक दूर करता है। ये आपको प्रैक्टिकल लेवल पे एम्पावर करने की कोशिश करता है कि किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को बढ़ाकर रियल टाइम पे एम्पावर कर सकें खुद को, राइट। तो वोकैबुलरी पे जब हम बात करें, पिछले वर्कशॉप में हमने पाया कि आप में से कई लोगों के क्वेश्चन थे कि वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे प्रैक्टिस करें, किस तरह से वोकैबुलरी पे काम करके अपने आप को एम्पावर किया जाए। तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। और अगर आपका ड्यूरिंग दी कंटेंट डिलीवरी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको सेफ रखिए, हम अपने क्वेश्चन सेशन में उसको एड्रेस करेंगे। एक चीज़ जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्वेश्चन सेशन में प्लीज़ उन क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करें जो टॉपिक रिलेटेड है, जिसके बारे में हमने बात की है, राइट। आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना पूछें, आप कोशिश करें आप ऐसे क्वेश्चन पूछें जो आपकी रियल टाइम सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी मदद करें और जो लोग आपको सुन रहे हैं वो उनको भी मदद करें। आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वर्कशॉप। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में हाउ वी कैन इफेक्टिवली बिल्ड आवर वोकैबुलरी। एक छोटी सी ड्रिल जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगी, वो लोग जिनका नाम ए से शुरू होता है, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो आपके नाम के मिडिल वर्ड से शुरू होता है उसे फटाफट चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आकांक्षा है, so this is AKANSHA, right? So these are like total 7 words. So I will pick the 4th middle letter of my name, right? Which is AKAN. तो N से कोई भी एक वर्ड जो आपको आपके दिमाग में तुरंत आता है, अपने नाम का मिडिल लेटर का कोई भी वर्ड तुरंत शेयर कर दीजिए। So yes, I can see it. That's jug, ink, harmony, dream, jump, inspirational, honey, urgent, joy, tree, nanda, energy, kite, elephant, cat. Thank you so very much. So yeah, it's really good. Aeroplane, nice. Daughter, shine, engine, inspiration, intuition, kite, pretty, interesting, perfect. तो आज हम वोकैबुलरी के साथ काम करने वाले हैं, देखेंगे कि वोकैबुलरी क्यों ज़रूरी है, वोकैबुलरी कैसे हम किस अप्रोच को फॉलो करें। परफेक्ट, ऑल मीन्स थैंक यू सो वेरी मच, कीप ऑन शेयरिंग। और सबसे लास्ट में बात करेंगे वो टेक्निक्स की जो आपको रियल टाइम बेसिस पे मदद करने वाली हैं आपको वोकैबुलरी चूज करने में, उसको एक्सप्लोर करने में और उसको यूज करने में। दीक्षा काइंडली शेयर दी पीपीटी सो दैट वी कैन स्टार्ट फर्दर। तो आज जब हम वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहे हैं तो वोकैबुलरी हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप सोचेंगे
Can we move on to the next slide? Thank you so much. So the big question is, why do we need vocabulary? कहाँ से vocab आ जाता है? ये शब्दकोश की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर शब्दकोश नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर बहुत अच्छा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी लैंग्वेज की, जो आपको लगता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जिस पे आप काम करना चाहते हैं, एक लैंग्वेज जिस पे आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अगर आपके पास कीवर्ड्स का कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल वर्ड्स और एक होते हैं कनेक्शनल वर्ड्स, राइट, और लिंकिंग वर्ड्स। तो फंक्शनल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक पर्टिकुलर मीनिंग को बताते हैं, राइट। अगर आपको पूरा सेंटेंस बनाना भी नहीं आता और आप किसी की वर्ड को बोलते हैं, जिसे हम फंक्शनल वर्ड भी बोलते हैं, आप उसको अगर यूज करते हैं तो आप लगभग अपना कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कर पाते हैं, राइट। तो अगर आप बात करें, अगर आपके पास शब्दों की कमी है, अगर आपके ब्रेन में जब आप बात करते हैं तो देखिए एक तरीके का कनेक्शन है, आप जो सोचते हैं और जो कहना चाहते हैं, वो सोच जिन शब्दों के थ्रू निकलती है वो एस्टैब्लिश करती है कि आप कैसा कम्युनिकेशन करेंगे। तो अगर आपके पास शब्दों की कमी हो, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, जबकि ये आपके लिए एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। वी हैव नेवर बीन ट्रेन्ड ऑन इट, राइट। तो अगर आपके पास एक सेकेंड लैंग्वेज है और उस पर आपके शब्दों पर आपकी पकड़ कमजोर है, तो आपका क्या नुकसान हो सकता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आपको मुख्य शब्दों के बारे में नहीं पता होता, फंक्शनल वर्ड्स के बारे में नहीं पता होता, तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कमजोर महसूस करने का मतलब ये है आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। जब आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, तो उस लैंग्वेज को, भले ही आपको ग्रामर के कितने ही रूल क्यों ना याद हो, आपको क्यों ना पता हो कि पहले वर्ब आएगा या पहले सब्जेक्ट आएगा या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, अगर आपके पास शब्द ही नहीं होगा तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आप उसको किसी के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन आपको वो शब्द नहीं मिल रहा जो आपके भाव को दूसरे तक एक मीनिंगफुल तरीके से ले जा सके। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। आप कभी किसी छोटे मोटे ग्रुप डिस्कशन में पढ़े, आप अपने फ्रेंड से मिले, आप अपनी फैमिली से मिले जहां लोग इंग्लिश में बात कर रहे हों, तो आप पाएंगे, आप हमेशा ऐसा महसूस भी करते होंगे कि मैं समझ तो बहुत अच्छा जाता हूं या जाती हूं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ देन यू डोंट फील कंफर्टेबल, राइट। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन ये कि आपका लैंग्वेज के साथ कंफर्ट नहीं है, और दूसरा, आप जो ट्रांसलेशन के मेथड में लगे रहते हैं कि इसके लिए क्या आएगा, मी के लिए क्या आएगा, कब के लिए क्या आएगा, जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो आपकी फ्लुएंसी को रोकता है। और सबसे बड़ी चीज होती है वो एक शब्द जो आपके इतने सारे विचारों को एक हार्मनी में लाके दूसरे के सामने प्रेजेंट कर दे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए, और वो शब्द हो सकता है आपने बचपन से लेकर अभी तक लाखों बार पढ़ा हो, लेकिन आप उस वक्त नहीं याद कर पाते। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस, आपके कनेक्ट, आपके कंफर्ट लेवल को लैंग्वेज के साथ कम करती हैं, तोड़ती हैं, आपकी फ्लुएंसी को ब्रेक करती हैं। और जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप चाहते हुए भी वो नहीं कह पाते, वो नहीं रख पाते जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है क्योंकि आपका लैंग्वेज के साथ कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपको उस एक शब्द का चॉइस नहीं पता है जो आपको मदद कर सकता है आपकी बात को दूसरे तक रखने में। अगर आप लॉजिकल तो जब आपने जन्म लिया उसके 3 साल बाद अपने स्कूल में जाना शुरू कर दिया, राइट। तब से लेकर कम से कम मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस वर्कशॉप में जुड़े हैं, श्योर कम से कम हर व्यक्ति ग्रेजुएट तो है, ग्रेजुएशन तो हर किसी ने किया हुआ है। तो देखिए, आप 16-17 साल जिंदगी के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में लगाते हैं और हर बार आप कुछ पढ़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों के पास वोकैबुलरी नहीं होती। हम कर ही क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, नए शब्दों को सुनते हैं, सीखते हैं, करिकुलम की बुक्स को पढ़ते हैं। फिर वो क्या रीजन है कि इतना सीखा हुआ हम लोग सामने ही नहीं रख पाते? तो उसका रीजन ये है कि जो हमने सीखा है हम उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं जानते, उसको प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करना है, इस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है।
तो आज इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम एड्रेस करेंगे कि कौन से शब्दों को सीखें, कैसे सीखें और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करें कि सीखा हुआ आपकी रियल लाइफ में काम आ सके। स्पेसिफिकली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जो बात हो रही है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की जो बात हो रही है, वो किस तरह से इसको रिलेट करेगा। तो अगर आप नहीं जानते तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आपकी फ्लुएंसी जाएगी, आपका कंफर्ट विद द लैंग्वेज पुअर होगा, आप खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, आप इंफीरियर फील करेंगे। आपके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि अगर मैं गलत बोला या मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो मेरी इमेज क्या बनेगी। फियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ब्रोकन इंग्लिश बोलूंगा तो मेरी इमेज खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों को आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा शब्दकोश हो। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं आपका अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहूंगी इस एक पॉइंट पे कि जब हम CLT की बात करते हैं, विच इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, तो हमारा पर्पस है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन तब बैठता है जब हम अपनी बात को सही शब्दों के माध्यम से अपने रिसीवर तक पहुंचाएं, रिसीवर उसको समझे और हम तक उसका रिफ्लेक्शन दे। अगर आप पूरी तरीके से लैंग्वेज को नहीं भी जानते हैं तो कुछ कीवर्ड्स के आधार पर भी आप अपनी बात दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया के किसी ऐसे पार्ट में गए जहां बोली जाने वाली भाषा आपके लिए बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है और जिस भाषा पे आपकी बचपन से ट्रेनिंग हुई है वो नहीं समझते। तो अब इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल मैं आंध्रा जाती हूँ, मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं पता और उन्हें मेरी लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन कुछ आप टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फिर आप लोगों की बेसिक लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, कुछ इंग्लिश के शब्द होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू अ शॉप और मैं वहां कहती हूँ टी, राइट। तो जैसे ही मैंने टी कहा और मेरे एक्सप्रेशन उसके साथ जुड़े तो सामने वाले को समझ में आ गया कि मैडम टी चाय चाहती हैं, राइट, और वो मुझे चाय दे देंगे। मैं उन्हें पैसे ऑफर करना चाहती हूँ तो मैं उनसे पूछूंगी, अब मुझे नहीं पता पैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया हाउ मच, तो मैंने अपना एक्शन किया और एक शब्द बोला जिससे सामने वाले को समझ में आ गया अब ये पूछ रही है कितने पैसे। तो हो सकता है जो करेंसी मुझे बताना चाहता है या फिर जो पैसे वो मुझे बताना चाहते हैं वो अपनी भाषा में मुझे बताएं और मुझे समझ में ना आए, तो वो भी अपने एक्सप्रेशन को यूज करके मुझ तक दे सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ी खूबसूरती है किसी भी लैंग्वेज की कि आप शब्दों के साथ अपने एक्सप्रेशंस को जोड़ते हैं और मीनिंग निकल आता है। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, अगर आपकी समझ अच्छी हो, कुछ शब्दों पे आपकी पकड़ अच्छी हो, तो क्या क्या चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। एक बार स्लाइड की तरफ देखिए। नंबर 1, इट सेव्स कनेक्शन विद द लैंग्वेज। तो जब आपके पास अच्छे शब्द होते हैं तो आप एक कनेक्शन फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार इस ELT वर्कशॉप में आए, मैंने आपको पहली बार मिला, आपने मुझे पहली बार मिला, हो सकता है एक जो फेमिलियरिटी विद द पर्सन है वो कम होती है, उससे कॉन्फिडेंस कम होता है, वो हमसे क्या कहने वाला है, पूरी वर्कशॉप में क्या बात होने वाली है, बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। लेकिन आप फिर मिलते हैं, फिर तीसरी वर्कशॉप में मिलते हैं, फिर आगे भी मिलेंगे, और किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप बार बार एक्सपोज होते हैं तो आपका उस पर्टिकुलर चीज के साथ एक कनेक्शन सेटअप होता है। वो कनेक्शन आपका कंफर्ट बढ़ाता है, और जब आप कंफर्ट फील करते हैं तो आप सिक्योर फील करते हैं। तो आप जब किसी से बार बार मिलते हैं तो आप उससे कंफर्टेबल फील करते हैं। अब आप उसे समझना भी अच्छा शुरू कर देते हैं। अब आपको उससे बात करने में डर भी नहीं लगता, आप उसका व्यवहार समझने लगते हैं, वो किस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगा आपको ये भी समझ में आने लगता है। कुल मिला के जब आप अपने शब्दों के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, कुछ शब्दों को आप लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर देते हैं, तो आपका लैंग्वेज के साथ एक कनेक्शन सेटअप हो जाता है। आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद को सिक्योर फील करते हैं और एम्पावर फील करते हैं। एक अच्छा वोकैब अगर आपके पास है तो आपका कंफर्ट, आपका कनेक्ट, आपका एक्सप्रेशन बढ़ता है एक लैंग्वेज के साथ। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाउन हो जाता है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और जब आप एक्सप्लोर करेंगे, जब आप चीज़ों के साथ खेलना शुरू करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाता है। आप नेचुरल साउंड करेंगे, और सच मानिए ये वो एक चीज़ है जो आपको आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी देगी। कई बार आपने लोगों को सुना होगा, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, अब वो दैट के बाद एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिलता कि क्या बोलता है, क्योंकि शब्दों में पकड़ बहुत अच्छी नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मैं आपको मिलूंगी कल, राइट।
या फिर आप फंबल कर जाते हैं, या फिर आप फिलर्स को यूज करते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज पे से खुद का भरोसा और दूसरे का भरोसा उठा देते हैं। तो अच्छा वोकैब होना बहुत जरूरी है। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि कैसे हम इसको पा सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें अपना परेशानी पता है कि हम एक नेचुरल कम्युनिकेटर बनने के लिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए हमको एक अच्छे वोकैब की जरूरत है। लेकिन क्या ट्रेडिशनल मेथड और किस तरह से, जो आपको कई बार यूट्यूब पे या फिर आप उस पे गूगल पे जाएं या फिर न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं कि रोजाना ये लिस्ट पढ़ें, रोज 10 शब्दों को याद करें, इस लिस्ट को पढ़ें, आपका वोकैबुलरी पे कमांड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि अगर आप एक दिन में 10 लोगों से मिलते हैं तो आपका 10 लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बैठता है। कोई एक या दो या 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कनेक्ट कर जाते हैं, जिनसे आप बार बार मिलना पसंद करते हैं और जिनसे आप एक रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, बी प्रोफेशनल और पर्सनल, राइट। लाइकवाइज आप, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप जब 3 साल के होते हैं तब से किसी फॉर्मल स्कूलिंग का पार्ट बन जाते हैं। तो मानिए 3 साल से लेकर जब आप 18-19 साल तक हो गए और उसके बाद आप प्रोफेशन में भी आ गए, उसके बाद भी क्या ये वक्त कम था तो वोकैबुलरी नहीं इकट्ठी होती थी? आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत नए शब्द सीखे, लेकिन फिर भी आज आप खुद को अपने ब्रेन में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स की कमी पाते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। तो आज हम देखते हैं वो हम क्या करें जो हमको मदद करेगा, जो हम चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने में, रिटेन करने में और फिर आगे यूज करने में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। तो अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या आप किसी से बात करते हैं, आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे न्यू वोकैब्स की जरूरत ही क्यों है, मुझे क्यों चाहिए कि मुझे नए शब्द पता होने चाहिए। मेरा पर्पस ऑफ नोइंग दी न्यू वर्ड्स, नोइंग दी वर्ड फैमिली है क्या। मैं क्यों जानूं कि मुझे अच्छे शब्दों का चुनाव, अच्छे शब्दों का कलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको इस बात पे फोकस करना चाहूंगी कि CLT में वी डू टॉक अबाउट द क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज एज सिंपल कि हमको केवल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह सीखना है। तो हर वो चीज जो मेरी लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव पार्ट पर स्ट्रॉन्ग करती हो, एम्पावर करती हो, वो मेरे लिए जरूरी है। मुझे दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है तो कितने सिंपल तरीके से, सॉफ्ट मैनर में, बहुत कम शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ट्रांसफर कर दूं, ये मेरा पर्पस होना चाहिए। आप देखेंगे कभी भी आपको दिमाग में एक होड़ लग जाए या आपको लगे कि नहीं मुझे अपने वोकैब पे काम करना है, तो आप सबसे पहला काम करते हैं कि एक डिक्शनरी ले लेते हैं और उसमें से वो शब्द निकाल लेते हैं जो आपने आज तक नहीं देखे। आपकी वो कॉपी पे भी आ जाते हैं, आप उन्हें 1-2 दिन खूब दबा के रट्टा भी मारते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो केवल कॉपी का पार्ट बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो यूज करने का जो एक एनवायरमेंट चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। वो ऐसे शब्द हैं जो आपको रिलेट ही नहीं करते, वो ऐसे शब्द हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम ही नहीं आते। तो ये बिल्कुल उसी की तरह हो गया कि आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उन सारी किताबों में पढ़ी हुई जो टर्म्स थे, जो वर्ड्स थे, जिन पे आपने पूरे एग्जाम दे डाले, आज वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट नहीं होते तो आपको वो वर्ड्स भी याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कैटलिस्ट क्या होता है, आप में से जिसको भी समझ में आता है कैटलिस्ट क्या होता है तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए, राइट। तो आपका क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस कि मैं नए शब्द क्यों सीखूं, मुझे उसकी जरूरत क्या है। तो एक पर्पस जो बहुत साफ है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, for the purpose of communication, making your communication effective without any pressure in the most natural form, right? Then use natural way. Natural way, that means when you use it spontaneously, right? आप किसी प्रेशर के तहत 20 या 50 शब्द ना लिखें, आप बहुत नेचुरल तरीके से नए शब्दों को सीखें और उनको यूज करें। Keep it simple. When I say keep it simple, that means कि anything that can start further activity with catalyst. Yeah, it's a term which we have, catalyst increase reaction. Yes, you know it, right? तो हम कई बार कहते हैं अगर 2 लोगों के बीच में झगड़ा और तीसरा आके उसको और एग्रीवेट कर दे तो हम कहते हैं तुम बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह काम करते हो। तो कैटलिस्ट एक वर्ड है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा और उसको हम किसी और सिचुएशन, किसी सोशल साइकिल सिचुएशन में भी
यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप देखिए कि आपका पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। देन कीप इट पर्सनलाइज्ड। मेरे सीखने का तरीका आपके सीखने के तरीके से बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो ये है कम्युनिकेशन। अभी मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, 101 लोग डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं और कई लोग इसे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं, सिंपल हैं और मुझे और आपके लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं। तो आप जब सीखने के प्रोसेस को पर्सनलाइज करते हैं तो आप अपनी चीजों को परमानेंट कर देते हैं, राइट। देन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी क्लैरिटी। तो अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये क्वेश्चन है, कहीं भी ये एक कंफ्यूजन है कि मैं 50 शब्द एक बार डायरी में लिखूंगा और एक हफ्ते में 100 शब्दों को यूज करूंगा, याद करूंगा, उनका मतलब समझूंगा और फिर उनको अप्लाई करूंगा, तो सच मानिए ये कभी नहीं होता। ये 10 या 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है और लास्ट में आके वो कॉपी कहीं साइड में चली जाती है और आप फिर से उस मिनिमम और उस छोटे से शब्दकोश के साथ रह जाते हैं। देन रियलिस्टिक अप्रोच। आप जो भी करें वो इतना रियलिस्टिक होना चाहिए कि आपको उसके लिए कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें बता दी, ये होंगी कैसे? तो आइए अब बात करते हैं ये कैसे होने वाला है। टेक्निक्स और वेज ऑफ बिल्डिंग इफेक्टिव वोकैबुलरी। ये पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं आपसे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई किए जा सकते हैं। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप खुद मुझे इस चीज का कंफर्मेशन देंगे कि दिस वर्क्स, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चूज, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर। आप जब वोकैब की बात करते हैं तो इट इज लाइक आपके सामने 10 लोग खड़े हैं जो बिल्कुल नए हैं और आपको किसी के साथ इंटरेक्शन करना है, ये आपका चॉइस है। तो ये आपका चॉइस होगा बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, बेस्ड ऑन हाउ दे टॉक, based on where they come from, based on what do they eat, based on it is completely your criteria of choosing, right? In terms of English language teaching, आप कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज को देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं। तो आप उसमें से क्या चूज करना चाहते हैं? तो वो चूज करिए जो आपकी रियल लाइफ से मैच करता हो। उस वर्ड को चूज करिए जो आपको फेमिलियरिटी देता हो। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी, कई बार बहुत फ्लावरी वर्ड्स को यूज करके हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें यूज करके अपने लेवल ऑफ इंग्लिश को बता रहे हैं, लेकिन सच मानिए CLT में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। जब मैं आपसे बात करूं तो मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सॉल्व्ड, राइट। अगर मैं फ्लावरिश लैंग्वेज यूज करूं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऐसे यूज करूं जिसकी कोई कंफर्मिटी नहीं है कि वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, कुछ ऐसे जार्गन्स यूज करूं जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं, और मैं उन्हें यूज करती चली जाऊं, तो ये केवल वन वे कम्युनिकेशन बन के रह जाएगा। तो इस तरीके के वोकैब्स को पढ़ना, उनको चूज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आप उन वर्ड्स को चूज करें जो आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं, आपके काम से रिलेट करते हैं, आपके पर्पस को रिलेट करते हैं, आप जिस तरीके की सोसाइटी में बैठते हैं, जिस तरीके के काम को करते हैं, जिस तरीके का आपका सोशल सर्कल है, वहां पर वो इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो IT से बिलोंग करता है, उसका चूज वर्ड का सिलेक्शन अलग होता है, जबकि एक एजुकेशन फील्ड का जो व्यक्ति होता है उसका वर्ड का सिलेक्शन अलग होगा। एक व्यक्ति जो बुटीक में काम करता है उसके वर्ड का सिलेक्शन अलग होगा, जो उसको एम्पावर करेगा उसकी फील्ड को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चूज अ वर्ड दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आपकी एज, आपके इंटरेस्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी प्री नॉलेज, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन सब के आधार पर ये आपका कॉल है कि आप कौन से वर्ड्स को चूज करें। लेकिन जो भी वर्ड आप चूज करें, जो भी शब्द आप नए सीखने के लिए चूज करें, कोशिश करिए वो रिलेट करते हों, वो सिंपल हों, वो साधारण हों और आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिले कि आप उनको अप्लाई कर सकें। देन अंडरस्टैंडेड। जब मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ तो आई वॉन्ट टू टेल यू एक पर्टिकुलर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वर्ड चैलेंज, राइट। मान लीजिए ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने आज के लिए चूज किया। पीके शर्मा जी लिख रहे
प्लीज गिव मी द एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज समवन, केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं कि कभी भी एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर रासायनिक तत्व या फिर कोई केमिकल विच वी यूज उस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए. इस टर्म को हम रियल लाइफ में कई डायमेंशन पे यूज कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स में अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. इसे कहते हैं कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट. तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक हीटेड कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं और कोई तीसरा बंदा उसमें आके उस बात को और बढ़ा दे, राइट, उसमें किसी एक को इस लेवल तक सपोर्ट कर जाए कि वो हीटेड कॉन्वर्सेशन और बढ़ जाए, तो हम कहेंगे ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. मतलब लड़ाई वाले प्रोसेस, फाइटिंग प्रोसेस को और आग दे रहा है और बढ़ा रहा है, राइट. एनीवेज, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग. तो हमने एक वर्ड लिया चैलेंज. तो पीछे वर्कशॉप में मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि आप डिक्शनरी में जाएं, आपको पता होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर वर्ड को पूरी तरीके से समझें. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अब इस कैटलिस्ट पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. दैट हैज बीन ओवर. आइए इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि हमने एक वर्ड लिया चैलेंज. अब इसको अंडरस्टैंड करें. हम एक दिन में 10 शब्द ना लें, एक लें, लेकिन उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करें. उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसी होगी, इसके लिए आप डिक्शनरी पर जाएं. वो कैसे, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अमेरिकन इंग्लिश में उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से चीप, तो चीप का मतलब सस्ता भी होता है और चीप का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी भी है और इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर भी है. ये कितना चीप आदमी है, ही इज अ चीप मैन. तो घटिया आदमी और सस्ता आदमी, ये दो अलग अलग मीनिंग है, राइट. तो हम यहाँ पर उसके चीप व्यवहार की बात कर सकते हैं, उसकी कीमत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जबकि मैं बोलूँ आई हैव दिस पेन विच इज वेरी चीप, राइट, मतलब ये बहुत सस्ता है. तो इसे कहते हैं कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड. अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड विच यू हैव चूजन फॉर द डे. देन आप उस वर्ड को पूरी तरीके से समझने के लिए अगर इस वर्ड का ऑपोजिट देखना होगा तो वो क्या होगा. जैसे चैलेंजिंग मतलब कोई भी चीज चुनौती से भरी, उसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई भी चीज बहुत आसान, सिंपल, इजी टू एक्सेस, राइट. और इसी वर्ड को आप और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड कॉल्ड जेनरस, राइट. तो अगर आप स्लाइड पे देखें, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका सेम मीनिंग वर्ड सिनोनियम क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा और इसका यूसेज क्या हो सकता है. तो आप भले ही एक दिन में एक शब्द सीखें, लेकिन वो ऐसा सीखें जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हो. उसके बाद एक्सप्लोर. आपने पहले एक वर्ड चूज किया, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सिंपल हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर प्री नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटरेस्ट, आप किस फील्ड से काम करते हैं, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपकी सराउंडिंग क्या है, आपके लैंग्वेज पार्टनर कैसे हैं. इस तरीके से आप अपना एक वर्ड चूज कर लिया. उसके बाद आपने उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया. अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको ट्रांसक्रिप्ट कैसे किया जा सकता है, वो किस तरीके से उसका सिनोनियम क्या है, उसका एंटोनियम क्या है, वो कैसे यूसेज में ला सकता है. पूरी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए उस एक पर्टिकुलर वर्ड की. देन एक्सप्लोर. व्हेन आई से एक्सप्लोर आई मीन टू से नाउ प्ले विद द वर्ड विच यू हैव अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड के साथ ही एक छोटी सी स्लाइड है जिसमें लुक लिखा हुआ है, राइट. तो आप अब इस वर्ड के साथ जो आपने एक बेस वर्ड सीख लिया है, अब आप इसके साथ प्ले करें, आप इसके साथ प्रीफिक्स जोड़ें, सफिक्स जोड़ें और नए नए वर्ड्स बनाएं. तो आपने कहने के लिए केवल एक शब्द सीखा है, केवल एक वर्ड सीखा है, लेकिन अब आप उसके साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक थ्रू, लुक टू, लुक अप, लुक अहेड, लुक बैक, लुक फॉर, लुक ऑन, लुक इन. हर किसी का मीनिंग अलग है. आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी ऑन दिस. सो व्हाट आई एम सेइंग, डेली बेसिस पे रीलुक. एग्जैक्टली. तो डेली बेसिस पे आप अपनी हैबिट बनाएं कि आप कोई भी एक वर्ड चूज करें, या आपकी चॉइस का होना चाहिए. फिर आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें. अंडरस्टैंडिंग का मतलब केवल इतना है कि वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है और उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, राइट. ये बात हो गई अंडरस्टैंडिंग की. एंड व्हेन आई से एक्सप्लोर विद द वर्ड नाउ, exploring means using the same word as a base word
and exploring with different prefixes or suffixes, right? तो हम इसके भी और भी examples आगे देख पाएंगे. Then the most important thing is use it or lose it. तो मैं आपको 2 बार ये बात कह चुकी हूँ कि 3 साल की उम्र से आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते आ रहे हैं, अपने प्रोफेशन में भी आ गए, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू बिल्ड योर इफेक्टिव वोकैबुलरी. आपके पास इतना सारा खजाना होना चाहिए. तो क्यों नहीं है? लॉ ऑफ यूज एंड डिफ्यूज. तो लॉ ऑफ यूज एंड डिफ्यूज ये कहता है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्किल, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी नॉलेज, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो आप रियल लाइफ में अप्लाई करते जाते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड पे, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बना देती है. जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे वैसे वैसे परफेक्शन बढ़ता जाएगा. लेकिन जिस तरह भी आपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर स्किल, उस पर्टिकुलर वर्ड, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया, यूज नहीं किया, तो आप उसे लूज कर देंगे. Right? So law of use and diffuse is going to help you on this. So either you use it or you're going to lose it. तो आपने जो भी एक वर्ड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, अब उसको यूज करने का वक्त आया है. अब आप सोचेंगे इसको यूज कैसे किया जाए. पर्सनलाइज योर वोकैबुलरी. आपके पास अपना एक पॉकेट डिक्शनरी होना चाहिए जो आपका सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए. राइट? तो उसमें क्या होगा, आपने जो भी एक वर्ड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जिसका भी आप यूसेज करना चाहते हैं, वो अपनी डिक्शनरी में, अपनी पॉकेट डिक्शनरी में उस वर्ड को लिख लीजिए. अब आपका काम ये है कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड पे कोई भी 5 से 10 सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जो आपको रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, हमने एक नया वर्ड लिया, चैलेंज. राइट? तो मैं आज अपने पूरे दिन के ड्यूरेशन में इसी वर्ड को लेके कोई 5 से 10 सेंटेंसेस यूज कर डालूं. राइट? और उसको यूज करने के बाद रात में बेड पे जाने से पहले मैं अपने आप को एनालाइज करूं कि मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड को कितनी बार यूज किया. राइट? आपको ये थोड़ा सा टायरसम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे रोज करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी सेल्फ डिक्शनरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इतना एम्पावर करेगा कि आपको किसी के डिक्शनरी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, दिस टुडे इट वॉज अ challenging day for me. Presenting on mobile was a challenge for me. You are really challenged. I have faced so many challenges in my life that I can't tell you how challenging it is for me to live this life. Right? तो अपने शब्दों को अपने पर्सनल सेंटेंसेस के लिए यूज करें. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो 2017 में मैंने सबसे पहली बार 50 टीचर्स के साथ एक इंग्लिश लर्निंग क्लब बनाया. तो मैं उनको बॉर्डर का यूज सिखा रही थी. तो मैंने उनको बोला कि जो लोग भी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं, आज आप जाएंगे और जानबूझ के किसी को हल्का सा धक्का मारिएगा और बोलिएगा, आई एम सॉरी इफ आई बॉदर्ड यू, या आई एम सॉरी डिड दैट हर्ट यू. राइट? तो ट्रस्ट मी, जब वो लोग वर्कशॉप पे आते थे और वो कहते थे कि मैम आज हमने सच में किसी को हल्के से मारा, केवल ये अपॉर्चुनिटी पाने के लिए कि हमने जो सीखा है हम उसको बोल दे, आई एम सॉरी इफ आई बॉदर यू. राइट? तो आप देखिए, आपको वो अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढनी पड़ेगी. और जब आपने कुछ ठान लेंगे कि मुझे इस वर्ड को यूज करना ही करना है, तो आपको हजारों सैकड़ों मौके मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर वर्ड को सेंटेंस में यूज करने के लिए. राइट? तो ये हमने सब कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा हुआ है और उसके लिए कहीं कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. सिंपलेस्ट वे में आप देखिए, लर्निंग का प्रोसेस आप जितना सिंपल, जितना नेचुरल रखेंगे, उतनी लर्निंग जल्दी होगी और परमानेंट होगी. तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म है कि आप एक कॉपी पे 50 शब्द लिखेंगे और आप सोचेंगे आपका वोकैब इंक्रीज होने वाला है. आप एक दिन में एक याद करें, लेकिन इसकी पूरी स्ट्रैटेजी वाइज आप इसको इंप्लीमेंट करें. वर्ड को चूज करें, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके साथ प्ले करें और उसके बाद उसको यूज करें. यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है पर्सनलाइज करें. जो भी सेंटेंस बनाए खुद पे बनाएं. जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल है, मैं ऑफिस में हूँ, तो मेरे पास ये बुक है, ये नोटबुक है. तो मैं इस नोटबुक के बारे में बात करूँ. आई हैव अ नोटबुक. आई हैव गिवन दिस नोटबुक टू माई फ्रेंड. This notebook is very important to me. I have all my important notes in this notebook. I will see if I can give you my notebook tomorrow. Right? तो आप लाइक वाइज कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं उस एक वर्ड के लिए जो आपने उस दिन के लिए चूज किया हुआ है. अब जो मैं आपसे कहने वाली हूँ, ये आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलें, आप गूगल पे जाएं तो आप पाएंगे कि लोग आपको बहुत सलाह देंगे कि बहुत सारा पढ़ो, बहुत सारा लिखो, बहुत सारा सुनो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू.
लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा एम हो तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं और बहुत प्रैक्टिकल विजन के साथ ये आपको हेल्प कर सकती हैं। सो रीड टू ट्रीट योर सेल्फ। जब मैं आपको शुरू से कह रही हूँ चूज योर वर्ड, चूज योर वोकैब, तो वो कहाँ से चूज करेंगे? तो मान लीजिए आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं माइथोलॉजी में, आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं मोटिवेशनल बुक्स में, आपका इंटरेस्ट है लोगों को सोशल सर्विस करने में, तो रिलेटेड मटेरियल, और अगर इनमें से कुछ भी अगर पढ़ना आपकी हॉबी ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल न्यूज़पेपर की कोई भी कटिंग जिसमें 10 से 12 सेंटेंसेस दिए हों, केवल उसको उठा लीजिए और डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे बेस पे आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को या किसी भी बुक के एक पेज को लेकर कोई भी 10 से 15 लाइन, 10 to 15 लाइन्स को पढ़ें और पढ़ के देखिए वो कौन से नए शब्द हैं जो आपकी लाइफ में रिलेट करते हैं, उनको नोट डाउन करें, केवल नोट डाउन करें। और जो मैं बार बार कह रही हूँ चूज, और चूज का क्या बेसिस होगा ये मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको चूज करें। ये रीडिंग के थ्रू ही होगा। तो जो मैं कह रही हूँ रीड टू ट्रीट योरसेल्फ, आप ट्रीट किससे करेंगे? एक नए शब्द से। तो आप कुछ भी अच्छा पढ़ें जो आपका दिल करता हो, बहुत ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। जो लोग सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक काम करते हैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आई एम टोटली डिफ्यूज, तो इवन इफ आई विश टू रीड आई कांट रीड, राइट? तो कोई भी 10 से 15 लाइन जो आप ट्रैवल करते समय पढ़ पाए, या आप लंच टाइम में एक तरफ लंच कर रहे हैं, 2-3 लाइनें आपने खुद देख ली, उनमें से कोई भी एक वर्ड चूज कर लिया अपने लिए। देन लिसन टू फॉलो। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब साइट्स हैं। मैं आज भी सुबह सर्च कर रही थी और जो हमारे वर्कशॉप का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें आपके साथ 2-3 सोर्सेज शेयर करूंगी जिसमें स्टोरी टेलिंग है, इवेंट टेलिंग है, जिसे आप केवल सुने। जब आप सुनेंगे, लिसन टू फॉलो, वो आपको एक्शन देगा, वो आपको हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड इसका कॉन्सेप्ट देगा। देन यू प्रैक्टिस इट। मैंने कहा कि इंग्लिश एक प्रैक्टिकल स्किल है, स्विमिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है, ड्राइविंग एक प्रैक्टिकल स्किल है, और कोई भी प्रैक्टिकल स्किल बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। कोई भी चैलेंज करे, कोई भी ऊपर से देवता जी आ जाएं, जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेन इट। तो आप बोले प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू रीड टू ट्रीट योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू लिसन टू follow the fluency, follow the pronunciation, follow how a particular person is using the stress and intonation. अगर आपको इस पे कोई भी डाउट है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। I have made several videos on stress and intonation, high pitch, low pitch, how it is going to impact you and your language. तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। Then when you talk about write to check, राइटिंग का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं शेड्यूल, राइट? तो शेड्यूल में कहीं भी एच का साउंड नहीं है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें एच आता है, राइट? तो अगर आप एक लैंग्वेज को, ये देखिए, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक कई लेवल हैं। अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं तो केवल कॉन्सेंट्रेट करें बोलने पर, सुनने पे। अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो रीडिंग पर जाइए, और उससे ऊपर जा रहे हैं तो राइटिंग पे जाइए। तो शुरुआत करें, छोटे छोटे अटेम्प्ट करें, ताकि आप जल्दी जल्दी इस पर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सके। देन नो द रूट्स। नो द रूट्स का मतलब ये है कुछ बेस वर्ड्स, जैसे आपने लुक का देखा, ये एक वर्ड है, इसके साथ आपने एक्सप्लोर किया, तो रूट वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव राइट। ये केवल छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि रूट वर्ड क्या होता है। ऐसे ही वर्ड फैमिली होती है, राइट? तो ये आपको एम्पावर करने के लिए है, लेकिन मैं उन मुद्दों पे ज्यादा बात करना चाहूंगी जो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं, वोकैबुलरी को बिल्ड करने में, उनको यूज करने में। रूट वर्ड्स हैं राइट, एक्ट, प्ले, टाई। अब आप इनमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं तो इनका मीनिंग बदल जाता है, राइट? तो राइट का मतलब होता है लिखना। आपने बोला री राइट, दोबारा लिखना, राइट? राइटेबल, जो लिखा जा सके। तो ये तीनों के अलग डिफरेंस है, तो ये भी एक्सप्लोर करने का एक पार्ट है। तो आप पहले वर्ड को चूज करें, उसको अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके साथ एक्सप्लोर करें और प्रैक्टिस करें। तो इतनी सारी बातों में जो बिल्कुल कंक्लूजन ऑफ द डे है वो ये है कि आप जो भी सीखें वो क्वालिटी वाइज सीखें। कोई जरूरत नहीं है एक दिन में 10 से 20 शब्द याद करने की, कोई एक वर्ड चूज करें, लेकिन उस वर्ड पे अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उस वर्ड को अच्छे से समझें, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। और एक चीज जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, कंटेक्चुअल मीनिंग और द रेफरेंशियल मीनिंग।
कई बार जो लोग इंग्लिश बोलते हैं और जो इंग्लिश को कम समझते हैं, उन दोनों में कम्युनिकेशन गैप आता ही इस वजह से है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, तुम बहुत यू नो आई एम लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड विद यू, यू आर सच अ चीप मैन, राइट। अब अगर जिसको मैंने ये बात बोली है उसको चीप का यही मतलब पता है कि चीप का मतलब सस्ता होता है, राइट, तो अब वो इसको अलग तरीके से समझेगा। तो कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, वो आपको भी समझ में आना चाहिए और धीरे धीरे आप इसको यूज करेंगे तो लोगों को भी समझ आएगा। यूज वर्ड्स पे ध्यान दें। वर्ड फैमिली की बात करें हम, वर्ड फैमिली अगेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट, राइट, तो एट से बनने वाले बहुत सारे शब्द, कैट, बैट, राइट, एड, एडी, एड, मैड, बैड, राइट। तो ये वर्ड फैमिली मतलब एक सिमिलर वर्ड्स, जैसे आप क्लास बोलें तो क्लासमेट, क्लास रूम, क्लास वर्क, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यू नो रिलेटेड, जिसे कोलोकियल वर्ड्स भी कहते हैं, एक ग्रुप के जो वर्ड्स होते हैं, राइट। तो द कंक्लूजन ऑफ द डे इज चूज अ वर्ड, understand it properly, explore with it, implement it, practice it as much as you can. रीड इसलिए करें ताकि आपको नए शब्द मिल सकें, सुने इसलिए ताकि एक पर्टिकुलर वर्ड कैसे प्रोनाउंस होता है वो आपको पता चले, बोले इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, लॉ ऑफ यूज विल इम्प्लीमेंट, और लिखे इसलिए ताकि आप खुद को चेक कर सकें, राइट। तो ये पूरा ये टिप्स हैं जो आपको डेफिनेटली विल हेल्प यू। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। So here we go. It's your question time. So whatever question you have, you can write in your chat box. I will try to answer them. I hope the tips which I have given through this presentation will help you. आपको चैट बॉक्स में ही मेरे YouTube चैनल का लिंक दे दिया गया है। ये सारे ऑनलाइन वर्कशॉप जो कंडक्ट हो रही हैं ये ELT के YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी कोई भी वर्कशॉप होगी, अगर आपने रजिस्टर नहीं भी किया है, जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इन वर्कशॉप को कभी भी देख सकते हैं। लाइकवाइज जो मेरा अपना पर्सनल चैनल है आकांक्षा सक्सेना, आप सिंपली मेरा नेम टाइप करेंगे, वहाँ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसमें करीबन 19-20 वीडियोस हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पे फोकस करते हैं, दैट हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज विद द मोस्ट नेचुरल वेज ऑफ लर्निंग, which won't force you, which won't pressurize you, that will help you to learn easy, right? तो आप उनको देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीकली हम उनको वीडियोस डालते हैं। इसके अलावा if you have any question for the content I have delivered today on vocabulary, please do share your question. Ma'am, there is one question. Rachna Vaish has asked how to improve vocabulary of our basic school students because they are completely blank. First of all, I would like to say Rachna Vaish. Okay, I got it. Rachna ma'am, using a word that they are blank, I don't think that is appropriate. They have hell lot of potential. तो रचना मैम, ऐसा कहना कि बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है। उनके लिए आप सोचिए, बड़े लोग जो ग्रेजुएशन करके आए हैं, जो वर्क में हैं, जो ऑलरेडी एक प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ये लैंग्वेज एक प्रेशर की तरह आती है। तो जब उन्होंने वो चीज़ सुनी ही नहीं तो उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ उस लैंग्वेज के साथ। तो अगर आप बच्चों का वोकैब कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको उनके लोकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पास, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, राइट, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा क्या अवेल करा सकते हैं, लेकिन जो है उसको यूज करते हुए आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं। आपके क्लासरूम में अगर आप एक भी सामान ना रखें तो भी क्लासरूम में इतनी चीजें हैं जिनको इंग्लिश में कन्वर्ट। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग आई हैव डन ऑन लाइक पर्सनल बेसिस। डोर के ऊपर एक चिट चिपका दिया जिसपे लिखा DOOR डोर, राइट, और बच्चों को बताया, इसे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहते हैं। बच्चों को बताया डोर, तो जितनी बार बच्चा डोर खोलेगा उतनी बार वो डोर लिखा हुआ पाएगा। तो ये आप बच्चे का एक्सपोजर लैंग्वेज के साथ बढ़ा रहे हैं। बच्चा जिस टेबल पे बैठा हुआ है, TABLE टेबल लिख के चिपका दीजिए। आप नहीं, आप केवल एक या दो बार बताएंगी तो बच्चे को पता चलेगा। वॉल पे वॉल का स्टिकर WALL वॉल, फ्लोर पे फ्लोर का, रूफ पे रूफ का, विंडो पे विंडो का। तो अगर आप
इसी तरीके से बच्चे का एक्सपोजर उसके लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हुए सिखाएंगी तो ब्लैंक कहना तो गलत है, लेकिन हाँ जो चीजें अवेलेबल हैं उनसे शुरुआत करें, बच्चे को एक्सपोज करें इस नई लैंग्वेज के लिए। और उसके बाद ऐसी ढेरों एक्टिविटीज हैं, हम आगे भी ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को अडल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। जब बच्चों की बात होगी तो मैं आपको नंबर ऑफ एक्टिविटीज दे सकती हूँ जिसे आप कोरिलेट कर पाएंगे, जिसे आप यूज कर पाएंगे और जिसे आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो स्टार्ट करने वाली बात है कि वो ब्लैंक है, पहले तो इस नोटेशन को हमें नहीं यूज करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो लोकल एनवायरनमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उनको ही इंग्लिश में एक्सपोजर दीजिए बच्चों को। दिस वर्क्स, मैंने खुद इसको यूज किया हुआ है, कई जगह और भी यूज हुआ है और ये बच्चों को बहुत मदद करता है। डू वी हैव सम क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क। How can we guess meanings of difficult words correctly while reading newspaper or other article? इसको कहते हैं referential meaning of the sentences. For example, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि उस न्यूज़पेपर के एक एक शब्द का मीनिंग आपको पता है, क्योंकि जो उसको लिख रहा है वो भी उसकी अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करता है। तो जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, ये इंट्यूशन कहते हैं इसको, जब जो आपके पढ़ने के साथ डेवलप होती है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है और कई लोगों के साथ होता है। तो ये मैं चलिए आपको यहीं पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। कोई भी किताब पढ़ने का या कोई भी टेक्स्ट पढ़ने का बिगिनर्स के लिए एक तरीका होता है कि आप फर्स्ट रीडिंग में यू जस्ट रीड इट आउट, सेकेंड रीडिंग में आप वहां रुके जहां पर आप थोड़ा सा अटकते हैं, राइट, और थर्ड रीडिंग में यू गो एंड चेक द मीनिंग। तो आप पाएंगे कि फर्स्ट रीडिंग में एक रेफरेंशियल मीनिंग आपको पता चल जाता है। मान लीजिए एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट है और उसमें कुछ एक ऐसा वर्ड यूज किया गया है जिससे आपकी फेमिलियरिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप ऊपर से लेकर नीचे तक जब पूरा रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ये सिखाया नहीं जाता, ये आपकी प्रैक्टिस के साथ आता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको इसके बारे में अपने आप एक रेफरेंस लगता जाता है, अपने आप आपको इंट्यूशन होता जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये होगा। तो अगर तो आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं तो कीप ऑन डूइंग इट, लेकिन अगर आपका उद्देश्य उस रीडिंग में से कुछ वर्ड्स को निकालने का है जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी लेके आए हैं, तो तुरंत उसको किसी डिक्शनरी पे चेक करें। एक छोटी सी बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि जो लोग गूगल को यूज करते हैं डिक्शनरी के लिए, वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे और उसमें एक वर्ड आया, कोई भी एक अच्छा सा वर्ड मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटिंग, आपको इसका मतलब नहीं पता, तो आपने इम्प्लीमेंटिंग को गूगल पे डाला, जैसे ही आपने गूगल सर्च किए बहुत सारा कुछ नीचे खुल के आ गया। तो आपको देखना था एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग और इसकी एप्लीकेशन, लेकिन वहीं पर आप और चार चीजों में उलझ जाते हैं। तो ये मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने साथ हमेशा एक स्टैंडर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रखें जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में हो, क्योंकि उस वक्त आपका काम होगा केवल उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को देखकर, और हर वर्ड की मीनिंग को 2-3 तरीके से दिया गया होता है और उस मीनिंग को आपको यहाँ सेट करना है और समझना है। इसको अगर आप गूगल पे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपना पर्पस ऑफ रीडिंग भूल जाएंगे। तो आप जब भी रीड करें तो फोन को दूर रखें। प्लीज डू फॉलो इट, दिस विल हेल्प यू। डू वी हैव सम अदर क्वेश्चन? कोई पूछ रहा है कि एक चीज जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, एक मेरी नाम राशि है आकांक्षा मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। तो ये मैम ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी थी पिछले बार की जो हमारी वर्कशॉप थी। आई एम हाईली ओब्लाइज्ड दैट यू कंसीडर आवर एफर्ट इन योर सिंसियर मैनर, और आपने अपना वक्त दिया और हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को आपने इतने अच्छे तरीके से रिपोर्ट के फॉर्म में संजोया। थैंक यू सो वेरी मच, वी आर सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो वेरी मच। कोई ये भी पूछ रहा है मेंबरशिप फॉर्म के बारे में। तो जैसे ये सारी हमारा जीडीएन का एक चैप्टर है जो एलटीआई के अंदर आता है, ELTAI, विच इज इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो मेरा गौतम बुद्ध नगर का चैप्टर है। जो लोग भी मेरे अंडर में इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लिंक करिए, हमने इसके 2 नोडल बना रखे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसमें करना कुछ भी नहीं है, हम आपको एक फॉर्म शेयर करेंगे, वो आप भर के हमको दे दीजिए। और इसमें 2 तरीके की मेंबरशिप है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेंबरशिप में आपको 1000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ती है, विच आई बिलीव इट इज फॉर 3 years, और एक लॉन्ग टर्म की है विच इज फॉर 3000, आई बिलीव इट इज फॉर 6 years, राइट।
और अगर इससे और कोई क्लैरिफिकेशन है तो मेरे फ्रेंड्स आपको बताएंगे। आप वो पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दीजिए, उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स दे दी जाएंगी। एक बार आपका पेमेंट और आपका फॉर्म हमारे पास आएगा तो हम उसे साउथ में भेजेंगे, जो एल्टाई का मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है। वहां से आपकी एक आईडी आएगी एल्टाई की, तो आप हमारे चैप्टर का स्ट्रक्चर पार्ट बन जाएंगे। उसका फायदा केवल ये होता है आपको कि आप एल्टाई का एक स्ट्रक्चरल पार्ट हैं। एल्टाई के द्वारा जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने यूके में पार्टिसिपेट किया था ITEFL 2019 में। इस बार भी मुझे लंदन जाना था लेकिन कोविड के चलते वो कैंसिल हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो है जून 2021 इन लंदन। तो इस बार अगर पॉसिबल हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग से 5-6 लोग जाएंगे। तो अगर आप एल्टाई के मेंबर नहीं हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए एल्टाई का मेंबर होना जरूरी है, स्पेसिफिकली GDN चैप्टर जो हमारे अंडर में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ELT के कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप उस ग्रुप पे आ सकते हैं, हम आपको लिख के दे देंगे जो जो फॉर्मेलिटीज हैं एंड यू कैन डू दैट। डू वी हैव सम क्वेश्चन? मैम, विल यू शेयर द लिंक टू जॉइन द ग्रुप? Join the group as in WhatsApp group? Okay, I am leaving my number here. If you need any clarification, any question, anything you want to say, you can directly communicate with me, but through WhatsApp. Right? So this is my number. This is 8800441671. Right? So you can directly communicate with me if you have. All right. Do you have any other question for today's session? Yeah. Hello, ma'am. I'm Nasim Altab from Kolkata. Right? Yes, sir. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Welcome. Yeah. It's a pleasure to join you with all the members of your team and also the participants here. I think it would be more beneficial if you can, what to say, set it as the levels. Suppose till class 5, class 8, class 10. I don't know the participants definitely are teaching to different levels, but it would be better. I don't think we all belong to the same level. I understand. Can you give a thought to it? Yeah. Later on? Sure. Yeah. Sure. To be more specific. Yeah. Thank you. If I'm not wrong, you're the one who been asking me that how many states are participating in this workshop, right? Yeah. You're the one. Exactly. All right. Yeah. So let me tell you, we have participants from West Bengal, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Assam, Kolkata, which is from, and Uttar Pradesh, right? So it is like more than 8 or 9 states are participating in this workshop. I will definitely buy your point. We'll try to categorize our workshop in terms of 10+2 or 10 like this. Sure, we will try to follow it. Ma'am, it's a pan-India forum. So with so many participants from so many states of our country, it's a pan-India forum. Yeah, it is becoming a pan-India. I never thought of doing so. Thank you so much. Yeah, so someone is there. मैम अंग्रेजी बोलने में बहुत झिझक होती है, बोल सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाता। So आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जितेंद्र कुमार जी, आप प्लीज मेरे चैनल पर जाएं, आकांक्षा सक्सेना, और इस हेजिटेशन के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, दैट हाउ टू ट्रीट योर एंजाइटी, किस तरह से कॉन्फिडेंट फील करें, किस तरह से अपने दिमाग में वो कॉन्फिडेंस लेके आए जो आपको मदद करेगा, जो आपको आता है उससे बाहर लेके आने में। और इसके अलावा अगर कोई वर्कशॉप इस पर हो जाए तो अच्छा होगा। श्योर, डेफिनेटली, नो इश्यूज, वी विल ट्राई टू कवर इट थ्रू वर्कशॉप। Excuse me, there is one query from my side. When you said when we use more fancy words, then the conversation becomes to one-way communication to some extent. Still, what should I say? Arnab Goswami and those who are more capable of using fancy words, their English is considered as more impressive. Then what should we use? Simple words are more useful, or impressive words are more useful? Joshna Malik, right? I'm talking to Joshna Malik. Yeah. Yes, so let me tell you, the purpose of communication is very clear, that whatever I'm going to say should reach the other person without any bias, without any hindrance, and without any challenges. So
if I'm using flourish word or the hi-fi words or the words which is going to tell that I am going to speak for the purpose of impression, then the purpose of communication suppress, right? So my honest choice, my honest preference, my honest suggestion to you all, that when you are using English for the purpose of communication, try to make it simple. Try to use the vocab which are easy, which can be understood by a general public, right? People do understand it usually. People have an exposure towards it. So that the purpose of communication, which is like the priority of doing it, should fulfill, right? So using something which is not going to help both the corners of the communication process, this won't help. तो आप simple शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करें और वोकेबलरी इतनी सिंपल रखें जो आप कहना चाहते हैं वो उसको रखें, बजाय इसके कि दूसरा व्यक्ति इसी बात में स्ट्रगल करे कि इसका मतलब क्या है, राइट? तो कम्युनिकेशन एक तरफ चला जाएगा, वो क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो जाएगी कि जो इन्होंने बोला इसका मतलब क्या है। आई होप दैट इज क्लियर। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। आप देखिए कई बार कुछ यू लिसन टू सदगुरु, यू लिसन टू एनी फॉरनर मोटिवेशनल स्पीकर और यू लिसन टू एनीवन, आप किसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं? जो आपकी जैसी भाषा बोलता है, जो उन शब्दों को यूज करता है जो आपने कभी सुने हैं, तभी तो आप उनको समझ पाएंगे। जब आप उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, जब उनके लैंग्वेज में ऐसे चंकी वर्ड्स आएंगे, ऐसे इंप्रेसिव वर्ड्स आएंगे, फ्लावरिश वर्ड्स आएंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग खोजना आपके लिए एक चैलेंज हो जाए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक तरफ रहेगी, आपका पर्पस ऑफ लिसनिंग चेंज हो जाएगा। तो आप हमेशा उन लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं जो आपकी जैसी बात करते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैच करते हैं। आई होप दिस विल हेल्प। डू वी हैव सम अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो वेरी मच। तो आप सारे लोग जो हमें हर हफ्ते सुनते हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद। आई एम highly obliged for your contribution, the way you connect, the way you listen to me, the way you come back with your positive response. We are so obliged, and the entire GBN team who've been working throughout the week to make this workshop successful. Thank you so very much, Diksha, Samiksha, Ashna ma'am, Supriya, Divya and Bhavna ma'am, और अगर कोई छूटा हो तो आई एम सॉरी। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। आप सारे लोग मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट जो डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी टू दिस लेवल। आई विल मेक श्योर दैट इन फ्यूचर टू I would try to keep this intact, and I would always try to work on the quality of the session. Thank you so very much. Namaskar.